90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। अब वक्त हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम कर्मवीर का। नमस्कार दोस्तों, 90 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आपकी आवाज ऋषिकेश एफएम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आशीष डोभाल, और मेरे साथ आज खास मेहमान है स्टूडियो में मौजूद सरिता भट्ट, जिन्होंने सेतु फाउंडेशन की नींव रखी है और आज समाज सेवा में ऋषिकेश में एक चमकते सितारे के रूप में देखी जा रही हैं, जिनके स्कूल से लेके शिक्षा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल करी है। और सेतु फाउंडेशन आज कम्युनिटी को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सरिता भट्ट जी से कैसे उन्होंने इस मिशन की शुरुआत करी और क्या आगे रहा। रेडियो ऋषिकेश में आपका स्वागत है मैम। सरिता मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सेतु फाउंडेशन इस समय ऋषिकेश में कैसे काम कर रहा है और इसकी शुरुआत कैसे करी आपने। नमस्कार आशीष जी, मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरिता भट्ट, सेतु फाउंडेशन हम लोग जो हैं 2001 से स्टार्ट हमने किया था सेतु फाउंडेशन को, और जिसमें हम लोग महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उनके जीविकोपार्जन के लिए हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था। 2001 में हम लोगों ने श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम एक संस्था है, उसके साथ में मिलकर के काम स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग अर्बन डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे और हरिद्वार की जो कम्युनिटी है उसके लिए हमने काम किया था। जी। और उसके जस्ट बाद फिर हम लोगों ने ऋषिकेश में ही महिलाओं को लेकर के काम करना शुरू किया, उनके जीविकोपार्जन पर काम किया है। यहाँ ऋषिकेश के अंदर ही कम से कम 2000 के करीब जो महिलाएं हैं, उनके जीविकोपार्जन के लिए हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह को लेकर के कार्य किया। जी, थोड़ा सा मुझे और जानकारी बताइए, किस तरह से उन महिलाओं को आप ट्रेनिंग देते हैं और किस तरह से वो आगे काम को बढ़ाते हैं। क्या चलता है सेतु फाउंडेशन में? हमारी जो ऋषिकेश की जनता है वो जानने के उत्सुक है बिल्कुल इस तरह के कार्यक्रम के लिए कि आप कैसे आगे काम बढ़ा रहे हैं। महिलाओं को लेकर के मतलब एक ये नहीं था हमारा कि हम लोग एक सभी महिलाओं को लेकर के हम लोगों ने काम किया हो। जो हमारे वो हैं दिव्यांगजन हैं, उनको लेकर काम किया था। डोईवाला क्षेत्र से हमने स्टार्ट किया था। HIST एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ में मिल करके। जी। तो उसमें हम लोगों का फोकस था कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं उन लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जनरली वैसे ही किसी पर ध्यान नहीं दिया जाता है महिलाओं को लेकर के हमारे समाज के अंदर। जी। अब तो स्थिति खैर काफ़ी बड़ी अच्छी है। कई जगह तो हम लोग जब उस दौरान जाते थे अपने इस प्रोग्राम के दौरान, तो जैसे हम लोग कई बार पूछते थे लोगों से कि भाई आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं। डोईवाला के ही हम लोग 25 गाँव में करीबन ये काम कर रहे थे जब, तो हमने उनसे पूछा फैमिली मेंबर से कि भाई आपके परिवार के अंदर कितने लोग हैं। उनका कहना था जी मेरे परिवार में 7 हमारे बच्चे हैं। जी। और उसी परिवार के अंदर मतलब पूरी बात बताई गई कि 7 हमारे बच्चे हैं, 2 हम लोग पति पत्नी हैं, मेरे माता पिता हैं, इस तरीके से करके ही बताया गया। लेकिन जब हमारी पूरी इंटरव्यू के बाद हम लोग बाहर निकले तो पता चला कि दूसरे कमरे से किसी की आवाज़ आ रही है वहाँ। जी। तो हम जिज्ञासा के चलते हुए हम लोगों ने पता किया कि कौन है यहाँ। तो मालूम चला कि उस परिवार के 2 बच्चे हैं जो दिव्यांग हैं। इन बच्चे इन द सेंस कि फैमिली के तो बच्चे हैं, लेकिन उम्र में वो 17-18 साल तक के ऐसे थे, इतने बड़े थे। जी। तो हम लोगों की जिज्ञासा हुई, मन भी करा कि भाई जब हम आए हैं तो इनसे भी मुलाकात करनी चाहिए। तो फैमिली के मेंबर ने हमें मना किया कि नहीं, हम नहीं चाहते कि मतलब इनसे मिलो, क्या करोगे मिलके, क्या बताएंगे ये लोग अपने बारे में। ये शुरुआत जो आपकी हुई है, इस तरह से आप एक परिवार में एंटर हुए हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र है, तो कैसे आपने उनको कन्विंस किया और कैसे फिर आगे काम शुरू जैसे किया? होता ही है कि आप भी देख रहे होंगे आशीष जी की बार बार हमें नोकिंग करनी पड़ती है। तो ऐसा ही हमारे साथ डोईवाला में हुआ। एक बार जाने पे हम लोग किसी के घर के अंदर मतलब इतने अंदर नहीं पहुंच पाए। पहली नोकिंग में उन्होंने हमें मना किया कि नहीं मिलोगे। धीरे धीरे फिर वही होता है जैसा कि सोशल फील्ड में है कि भाई उनके साथ में मुलाकातें बढ़ाई जाती हैं। फैमिली के अंदर अच्छे ऐसे एंटर किया जाता है, ऐसा फील हो कि फैमिली मेंबर है, हम मतलब फ्रेंडली वो है। तो 3-4 बात के बाद ऐसा हुआ कि हम लोगों को परमिशन मिल गई कि आप इनसे बात कर सकते हैं। जी। ऐसा हो सरिता गया। जी, ये आपकी बहुत एक अचीवमेंट कहेंगे कि आपने दिव्यांग जन के साथ काम किया है और आपका प्रयास इसमें सराहनीय है। हम चाहेंगे थोड़ी सी और जो आपको डिफिकल्टी आई इस फील्ड में, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को कई बताइए। ऐसे मतलब 1-2 किस्से और हैं डोईवाला के ही। एक व्यक्ति थे, जी। तो उनके साथ ऐसा है कि वो बाय बर्थ नहीं थे। वो मेरे ख्याल से मैरिज भी हो गई थी, उनके 2 बच्चे हो गए थे। वो तब शुगर के अटैक से उनको मतलब ये प्रॉब्लम हुई थी कि उनको आंखें चली गई थी। तो हम लोग ऐसे एक प्रोग्राम में जा रखे थे, अपना प्रोग्राम हम लोग कर रहे थे वहाँ पे। तो किसी ने उन्हें बताया कि ये लोग हैं सेतु वाले
और ऐसे-ऐसे दिव्यांग लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जी, जी। तो वो आकर के मतलब हमारे ऊपर एकदम बिफर गया। तो हमारे ही साथ में एक है मिस्टर रतूड़ी हैं, श्याम प्रकाश रतूड़ी जी। उन्होंने कहा ठीक है, नाराज़ मत होइए, आप मुझे अपना घर बताइए, मैं आपसे मिलने आता हूँ। हम लोग 2 दिन के बाद उनके घर गए, तो बातचीत करने को तैयार भी हो गया। कहने लगा ठीक है कि बैठिए, अब क्या मुझसे क्या पूछना चाहते हो? हम लोगों ने उससे बातचीत करी थोड़ा-सा। फिर उसने मुझे मतलब हमें सारी बातें बताई कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ, शुगर का मुझे अटैक आया था और इसकी वजह से कि मैं और स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं इस बात को, कि सारे लोग मेरे साथ के लड़के हैं, मेरे साथ के अड़ोसी-पड़ोसी हैं, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं और मैं वो सब नहीं कर पाता कि। तो हमने कहा ऐसा कैसे कह रहे हो कि नहीं, आप कोशिश तो कीजिए। तो वो छड़ी लेके नेक्स्ट डे से उसने कोशिश की, मतलब 15-20 दिन के बाद ऐसा हुआ कि वो वाकई मतलब जाने भी लगा बच्चों को स्कूल लेके और आने भी लगा। थोड़ा सा उसका माइंड चेंज हुआ। फिर उसने शाम को जो हमारे श्याम जी हैं उनको फ़ोन किया कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है कि आप मेरे घर आ जाओ। फिर वो घर गए तो उसने थोड़ा सा अपना मेरे को गाने का बड़ा शौक है और मैं ऑर्केस्ट्रा वगैरह में गाता हूँ, यहाँ पे जो कीर्तन मंडली है उसमें गाता हूँ, और आप भी आइए, आपको भी गाने का शौक है, ऐसे कह करके। तो श्याम जी भी हमारे यहाँ थोड़ा गाने के शौकीन है, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उनसे मुलाकात हुई तो धीरे धीरे वो मतलब अपना बारे में बताना शुरू कर दिया उसने, और अब वो इतना फैमिलियर हो गया उसके बाद कि सारी बातें बता रहा है। आज स्थिति उसकी, अगर आप मिलने जाएं तो वो जॉब कर रहा है, प्रॉपर सारा काम करता है अब। तो ये है सरिता भट्ट जी का कमाल कि किस तरह से एक परिवार को उन्होंने मुख्य धारा से जोड़ा है। इसके लिए ऋषिकेश एफएम की तरफ से आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। पूछना चाहूंगा सरिता जी, आप लगातार एक लेबर कॉलोनी में भी काम करती हैं, उनके बच्चों को शिक्षा देने आप जाती हैं, लगातार आपने एक अच्छा सा स्कूल इस्टेब्लिश कर दिया है। क्या है उस का पर्पज और शिक्षा का जो महादान है वो आप कैसे दे रही हैं? सेतु फाउंडेशन के ही अंतर्गत हमारी एक एजुकेशनल विंग है जिसको हमने बर्ड्स एकेडमी का नाम दिया हुआ है। जब हम लोग दिव्यांगजनों के लिए काम कर रहे थे तो मनसा देवी भी हमारा एक गांव हुआ करता था उसमें, तो हम लोग उनके लिए वहाँ कम्युनिटी में जाया करते थे। तो वहाँ से एक डिमांड हम लोग के पास में आई थी कि आप लोग यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए भी काम किया जाए, उनकी शिक्षा के ऊपर लेकर। एक्चुअल में हम लोग इतने सक्षम आज भी नहीं है, मतलब मैं फेयरली कह रही हूँ इस बात को कि हम इतने सक्षम नहीं है कि हम ऐसा कर पाते कि सारे बच्चों के लिए शिक्षा की कुछ व्यवस्थाएं कर पाते। तो हम लोगों ने वहीं की एक लेडी थी का बेटा दिव्यांगजन था, तो उन्हीं की माँ ने मुझसे कहा कि मैडम अगर करना चाहती हैं तो मैं अपना जो हमारा बैठक का कमरा है उसको आपको दे देती हूँ, आप कर लीजिए, मेरी बेटी ही आपके साथ में पढ़ाने का काम कर सकती है। अच्छा लगा मुझे उनका सुझाव, तो हमने कहा ठीक है। तो 7 बच्चों से हम लोगों ने शुरू किया था ये 2016 में उन्हीं के घर पे। तो इवनिंग टाइम पे 2 घंटे के लिए उनकी बेटी एजुकेशन दिया करती थी उनको, मतलब प्राइमरी लेवल के बच्चे थे। तो उसके बाद 5-6 महीने हो गए और ये बच्चे कब 25 बच्चों के करीब हो गए थे। तो वो कहने लगे कि भाई मैडम 25 बच्चे मेरे घर में थोड़ा सा मुश्किल हो रहे हैं, अब इसके लिए थोड़ा सा आप कुछ और कर लीजिए। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर एक वहीं बगल में ही 2 रूम सेट किसी का लिया था, तो उन्हीं की बेटी पढ़ा रही थी। फिर उसको हमने थोड़ा मतलब बहुत छोटा ही सूक्ष्म मानदेय देना भी शुरू कर दिया। पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट था कि भाई हमारे पास पैसा भी नहीं था इतना, और बच्चों के लिए किताबें और ये सब चीज़ों की वजह से मतलब बहुत छोटे लेवल पे शुरू किया था कि हम लोगों ने एक दरी और उस के लिए उन बच्चों के लिए जो किताबें वगैरह थी बस उसकी व्यवस्था करी। वो बच्ची पढ़ा रही थी उन्हीं की। तो जब हम लोगों ने रेंट पर रूम ले लिया उसके बाद 25 बच्चों से वो कब 40-45 हो गए उसी ईयर में ही। वहाँ भी मुश्किल हो गया कि 2 कमरों में 40-45 बच्चे पढ़ा पाना मुश्किल हो रहा था। सरिता जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपने सफर शुरू किया बहुत कम बच्चों से शुरू किया, धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ता रहा और इस समय जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। इसकी व्यवस्था आप कैसे कर पाती हैं और किस तरह से इसको स्कूल को संचालित कर रही हैं? अभी अगर मैं कहूँ, हो सकता है कि कोई मेरी बात पे विश्वास ना करे, सच ऐसा है। मेरे पास फंड की कहीं से मतलब अपने पर्सनली मैं कहूँ, मैं बहुत छोटे परिवार से हूँ। मेरे फादर पशुपालन में सुपरवाइजर के पोस्ट पे थे और बहुत, मैं ये नहीं कह सकती भी बहुत अच्छी हुई है। मतलब मैंने एम किया है सोशियोलॉजी से और MSW किया हुआ है, और बहुत बड़ा मतलब मेरा वो नहीं है कि मैं ये कहूँ कि ऐसा है। तो जब हमारे पास 40 बच्चे हो गए उसके बाद मुझे भी दिक्कत थोड़ी सी लगने लगी कि इनके लिए क्या किया जाए। फिर हम लोगों ने वहीं मनसा देवी, जो यहाँ ऋषिकेश के अंदर एक मनसा देवी विलेज है, वहाँ पर ही किसी का एक टीन सेट लिया है अभी जो है। तो उस टीन सेट के अंदर हम लोग वहाँ पर बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। अभी हमारे पास 7 कमरे हैं और एजुकेशन में हम लोग उनको यूनिफॉर्म, कॉपी किताबें और जो भी मतलब ज़रूरत की जो चीज़ें हैं स्कूल के बच्चों के लिए, पानी की बॉटल, टिफ़िन,
ये सब चीज़ें भी मतलब अपने पास से ही मुहैया करा रहे हैं। तो आ कहाँ से रहा है, अब ये वाला सवाल है। तो अभी मैंने कुछ मतलब लास्ट ईयर फेसबुक पर, जैसे आजकल सब लोग कर रहे हैं, मैंने कुछ डालना शुरू किया था कि भाई हम लोग को आज इतनी आवश्यकता है, कोई अगर हेल्प करना चाहे तो उसके लिए आगे आए। तो कुछ लोग हमारे मित्र हैं, वो लोग आ गए। कुछ फेसबुक के जरिए हमारे जो मित्र बने थे, उन लोगों ने, किसी ने 2000, किसी ने 6000, किसी ने 5000, ऐसे करके मतलब एक छोटी छोटी अमाउंट दे देते हैं और वो हो जाता है। अब मेरा जो अभी खर्चे की मैं बात कहूँ कि आप भी समझ रहे होंगे कि इस वक्त हमारे पास में एग्जैक्टली 98 बच्चे हैं। कोरोना से पहले ये 150 के करीब हो गए, तो दिक्कतें आई, कुछ लोग माइग्रेट कर गए थे यहाँ से। तो अभी दोबारा से मतलब कोरोना के बाद जब से स्टार्ट हुआ था तो 22 बच्चे हमारे पास रह गए थे। उस दौरान हमारी टीचर्स जो थी घर घर जाकर के एजुकेशन दे रही थी, जबकि आप समझ सकते हैं कितना क्रूशियल पीरियड था उस दौरान। पर वो कब 22 से अब आज फिर 98 हो गए हैं। और मतलब भगवान भरोसे है, मैं ये कहूँगी कि वो चल रहा है कहीं से। मतलब मैं ये नहीं कहती कि हमें कोई स्पेशली कोई परमानेंट कोई फंड दे रहा है, कहीं गवर्नमेंट से हम लोग फंड ले रहे हैं या कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति दे रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो भगवान भरोसे चल रहा है। और हर साल मुझे ये परेशानी आती है जुलाई वो मिड में, यो सॉरी स्टार्टिंग में, जब सेशन शुरू होता है कि भाई आप समझ सकते हैं 98 बच्चों के लिए पूरी तैयारी करना। अब ये तो होता नहीं है कि हम 98 के लिए ही तैयारी करेंगे, आगे थोड़ा ज़्यादा लेकर के चलनी होती है। तो 150 बच्चों के लिए सोच करके चलना कि शायद बच्चे और भी आएंगे अभी, तो वो सारी व्यवस्थाएं जुटाना। अब वो कैसे जुट पा रही है ये मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ इस बात को, सच ही है। नहीं सरिता जी, आपका जो जज्बा है और जो आपकी हिम्मत है उसकी दाद हर कोई देगा। और ऋषिकेश रेडियो के मैं लिसनर से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप भी सरिता जी के साथ जुड़ें, उनके लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाएं, तो ये एक सच्ची सेवा होगी और शिक्षा का दान महादान कहलाता है। कई बार ऐसा स्टार्टिंग के दिनों में जब हम लोगों ने जाकर सर्वे करना शुरू किया था, तो सर्वे के दौरान ये पता चला कि जी उनका कहना है मैं बेटे को तो एडमिशन दिला देता हूँ, बेटी कोई बात नहीं है घर पे ही रह लेगी। तो मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि मैं भी खुद एक बेटी थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने कहा नहीं, आप स्कूल भेजिए, हम आपको पैसा तो देना नहीं है कुछ भी, कोई आपको देने की जरूरत नहीं, आपको समय ही तो अपना देना है। आप इसको तैयार करके भेजिए, तैयार करने के लिए भी आपको सामान हम दे रहे हैं कि भाई कपड़े भी हम आपको दे रहे हैं, इस तरीके से। तो शुरू शुरू में परेशानियां हुई, लेकिन बाद में बेटियों को भेजना उन्होंने शुरू कर दिया। और कई जगह ऐसा भी था कि बेटे को तो मैं वहाँ भेज रहा हूँ किसी अच्छे स्कूल में, और बेटी को आप करा लीजिए। मैंने कहा ऐसा क्यों? कि नहीं, बेटी का तो ऐसा है ना कि भाई फ्री में हो जाएगा तो अच्छी बात है। मैंने कहा चलिए ठीक है, ये भी है, इस बहाने कम से कम ये तो हो कि वो पढ़ने आए। और हमारा उद्देश्य भी यही था इस शुरुआती दौर से कि भाई हम लोग सब कुछ इसीलिए अपनी तरफ से देना चाह रहे थे कि इस बहाने कम से कम बच्चों को पढ़ाया तो जाए। क्योंकि जो भी लोग हैं वो बच्चों को भेजने। और मजे की बात यह है कि जब हम शुरुआती दौर में हम लोगों ने किया था तो उन्होंने भेजना शुरू किया, भाई सब कुछ फ्री ही हो रहा था। तो वो लोग क्या करते थे, सुबह बच्चों को हमारे पास छोड़ जाते थे। तो महिलाएं भी काम करती हैं, मजदूरी करती हैं, वो लोग चले जाते थे और 3 बज जाते थे, 4 बज जाते थे, वो लेने ही नहीं आते थे कि कोई बात नहीं, देखने वाले तो हैं वहाँ पे। धीरे धीरे फिर मुझे भी लगा, मैंने कहा नहीं ये गलत है। तो हम लोगों ने एक छोटा सा सूक्ष्म उनसे रखा है कि आप हमें ये पैसा अपनी जेब से हमें देंगे, ये आपको देना होगा। तो जब से हमने ऐसा कहा है, वो अमाउंट जो है 300 रुपये है कि 300 रुपया हमें हर महीने देंगे। वो भी उनके लिए है जो दे सकते हैं, क्योंकि सारे लोग नहीं दे सकते हैं। जो लोग दे सकते हैं वो हमें दीजिए। तो अब थोड़ा सा ऐसा डेकोरम शुरू हुआ है कि वो बच्चों को भेज रहे हैं, मतलब प्रॉपर स्कूल आते हैं, प्रॉपर टाइमिंग पे लेने आते हैं। जब हम लोग मीटिंग करते हैं, मीटिंग में भी वो लोग उन्होंने आना शुरू किया है। सरिता जी, मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा कि आप जो यंग जनरेशन है या कुछ इस तरह के लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहें, तो किस तरह से आपसे जुड़ें और आपके साथ हाथ से हाथ मिलाकर इस मिशन को आगे बढ़ाएं? हमारा कहीं ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम किसी से ये कहें कि आप हमें इसके एवज में जुड़ने के एवज में आप पैसा ही दान करें। पैसे के अलावा अपना श्रम दान कर सकते हैं, हमारे बच्चों को आकर के पढ़ाइए। कुछ अलग से स्किल दे सकते हैं आप तो वो दीजिए, किसी भी तरीके से, मतलब जो भी आपके पास में कैपेबिलिटी आपकी है उसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ बनी हुई हैं सरिता भट्ट जी, जो सेतु फाउंडेशन से जुड़ी हैं। उनके पास इस समय बच्चों का जो है एक अलग ही संसार है, जिसके शिक्षा के लिए वो जद्दोजहद में जुटी रहती हैं और अपने संसाधनों से कहीं ना कहीं जुटकर इसको आगे बढ़ा रही है। सरिता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भविष्य का आपका क्या आगे का प्लान है और किस तरह से आप इस मिशन को और आगे ले जाना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि बच्चों की जो हमारी प्राइमरी शिक्षा है हम लोग उसी पे फोकस करना चाहेंगे। मैं नहीं चाहती कि हम अपने स्कूल को बहुत हायर लेवल का स्कूल करें, हायर इन द सेंस कि 10th करें, 12th करें या
हायर एजुकेशन। मैं चाहती हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन हम लोग इन बच्चों को दे सकें, ताकि इनके दिमाग में ये बात आ जाए कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। जी। 5th तक के बच्चे समझ जाते हैं कि हमें आगे पढ़ना है। हाँ सरिता जी, जाते जाते एक मैसेज आप क्या देना चाहती हैं पूरी कम्युनिटी को कि वो किस तरह से अपने अपने क्षेत्रों से अपनी अपनी प्रतिभाओं के साथ आपके साथ जुड़ें? जहाँ तक मैं पर्सनली अपनी बात करूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। पे मेरा एक संदेश है सभी लोगों के लिए, कि जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा भी कि बाल श्रम क्यों हो रहा है। बाल श्रम होने के पीछे मतलब मेरा जो मानना ये है कि इसमें सिर्फ गरीबी ही बहुत बड़ा कारण नहीं है, इसमें नशा एक बहुत बड़ा कारण है। तो नशे को मिटाने के लिए मैं नहीं समझती कि मेरे कहने भर से कोई अपना नशा छोड़ देगा, पर मैं ये चाहती हूँ कि हमारी इस मुहिम में आप जुड़िए। 5 रुपए पर डे के निकाल करके आप हमें दीजिए, हमारे साथ आइए और इन बच्चों के लिए कुछ अच्छी शिक्षा में सहयोग कीजिए। जी जी। हमारे साथ जुड़े सभी श्रोताओं का हम हार्दिक आभार करते हैं। सरिता भट्ट जी ने हमारे साथ जुड़कर अपनी अपनी प्लानिंग के बारे में बताया है। मैं सारे लिसनर से गुजारिश करूंगा कि इस मिशन को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग जरूर दें। तो दोस्तों, इस समय दीजिए इजाजत। आपके साथ हमारा सफर आगे बढ़ता रहेगा। इस समय दीजिए इजाजत। मैं आशीष डोभाल और मेरे सहयोगी अंकित रावत को, हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं राजेश पांडे। तो मिलते हैं अगली मुलाकात में। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश और ये है आपकी अपनी आवाज़ है। इस कार्यक्रम के संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ 9411392967।